हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर का वन शॉट वीडियो, जिसको देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट होने वाले हैं क्रिस्टल क्लियर। और इस चैप्टर के अगर आप और भी ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उस लेक्चर का वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में भी डाल दूंगा, जिससे करके इस चैप्टर में हमें ज़रा से भी परेशानी ना हो। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। जैसे कि ये चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो सबसे पहले तो ये जो वर्ड है मैग्नेटिज्म, ये आया कहाँ से वो समझ लेते हैं। तो ग्रीस देश के अंदर एक मैग्नेशिया करके एक इलाका हुआ करता था। वहाँ पे जो शेफर्ड्स थे, शेफर्ड्स यानी गाय भैंसों को जो चारा चराने जाते हैं ग्राउंड्स पे, वो शेफर्ड्स के जो जूते थे वो ग्राउंड के साथ अचानक से थोड़े थोड़े हल्के हल्के चिपकना शुरू हो गए। अब ये बात जो है पूरे ग्रीस में फैल गई, तो साइंटिस्ट लोगों ने खोज की। साइंटिस्ट ने खोज करके ये निकाला कि अर्थ का जो कोर है वो कोर के अंदर एक बड़ा सा बार मैग्नेट मौजूद है, ऐसा उन्होंने खोज करके बता दिया। अब यहाँ पे अर्थ पे हम देख सकते हैं अर्थ का एक पोल होगा, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, जिसे हम जियोमेट्रिक पोल बोल देंगे। और उन्होंने ये बोला कि एक मैग्नेट जो है वो कुछ एंगल टिल्ट है, कुछ एंगल इंक्लाइंड है अर्थ के ज्योमेट्रिक पोल से, जो कि हो गया हमारा मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो दोनों पोल के बीच का एंगल उन्होंने बता दिया 11.3 डिग्री है, यानी कि जियोमेट्रिक पोल और मैग्नेटिक पोल के बीच का एंगल कितना है, 11.3 डिग्री है। अब ये बार मैग्नेट अर्थ के अंदर है, अर्थ के कोर के अंदर है, जिसके कारण ये मैग्नेट में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती होगी, कुछ मैग्नेटिज्म होगा अर्थ का, जिसके कारण जो शेफर्ड्स थे उनके जूते चिपकते थे। अब पुराने जमाने में प्लास्टिक और रबर की खोज तो हुई नहीं थी, तो जिसके कारण पुराने जमाने में लकड़े के जूते हुआ करते थे। वो लकड़े के जूते दो पार्ट्स में बनते थे, ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट। दोनों पार्ट को लोहे के कील से, नेल से लगाए चिपकाए जाते थे, जिसके कारण जब वो ग्राउंड पे चलते थे तो हल्का हल्का उनको कुछ चिपकता हुआ ऐसा कुछ महसूस होता था, क्योंकि अर्थ के कोर में एक बार मैग्नेट था, ऐसी थियरी दी गई थी। लेकिन उसके जस्ट 100 साल बाद साइंटिस्टों ने खोज करके निकाला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अर्थ के कोर के अंदर टेम्परेचर कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा हाई होगा, और इतने हाई टेम्परेचर पे जो मैग्नेट है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम घर पे तवे के ऊपर मैग्नेट को रखें और उसको गर्म करें, तो और बाद में अगर कोई लोहे से चिपकाने की कोशिश करेंगे तो वो चिपकेगा नहीं। क्यों? हाई टेम्परेचर पे मैग्नेट जो है अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देता है, यानी खो बैठता है। यानी कि ये थियरी तो सच है नहीं कि अर्थ के कोर के अंदर एक बड़ा सा बार मैग्नेट है, क्योंकि कोर में ज्यादा टेम्परेचर है और ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो तो चला जाएगा। तो वापस से बात तो वहां पे आ गई कि जो शेफर्ड्स थे उनके जूते चिपके क्यों। तो साइंटिस्ट ने दूसरी थियरी निकाली मैग्नेटिज्म की, तो यहाँ पे लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। उन्होंने क्या बोला कि अर्थ के कोर में हमें पता है क्या होता है, मोल्टन मेटल होता है, यानी पिघली हुई धातु होती है। और मेटल के अंदर हमें यह भी पता है कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी अर्थ के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्यों? मोल्टन मेटल है। अब अर्थ जो है अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व करता है और सन के अराउंड भी रिवॉल्व करता है, तो वही लिखा है अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द एक्सिस एंड रोटेट्स अबाउट द सन। अब इसके कारण क्या होगा कि अर्थ मोशन में है। अगर अर्थ मोशन में है तो अर्थ के कोर में क्या है, मोल्टन मेटल है। मोल्टन मेटल के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी मोशन में होंगे। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, करंट प्रोड्यूस करते हैं। हमने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ा था। यानी कि अब अर्थ के अंदर क्या आ चुका है, करंट आ चुका है। और करंट क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ऑर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया था कि अगर वायर में से हम करंट पास करते हैं और पास में अगर मैग्नेटिक नीडल रखा तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि करंट कैरिंग वायर है, वो अपने आसपास क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब अर्थ मोशन में है, अर्थ के अंदर मोल्टन मेटल है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी मोशन में है, यानी अर्थ क्या बना रहा है, अंदर अर्थ के अंदर करंट है। करंट है, इसका मतलब अर्थ क्या बनाएगा, अर्थ अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा।
ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण जो शेफर्स थे उनके जो पांव थे वो जमीन के साथ चिपकते थे, ऐसा कंसेप्ट उन्होंने दिया। बस ये डायग्राम उसका ही बनाया है कि हमारा ये करंट कैरिंग वायर है, यानी इलेक्ट्रॉन मोशन में है, इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में है तो करंट बनेगा, ठीक है। और अगर करंट बना तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना जिसके कारण जूते चिपकते थे। अब ये जो कंसेप्ट है वो साइंटिस्ट प्रैक्टिकली तो प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन कंपैरिजन देके उन्होंने कुछ हद तक उसे प्रूव कर दिया। तो वही लिखा है, इट हैज अ कंपैरिजन टू प्रूव दिस कंसेप्ट। प्रैक्टिकल प्रूव कुछ था नहीं। कैसे कंपेयर किया? उन्होंने ये बोला कि मून जो है, मून के पास कोई भी मैग्नेटिज्म है नहीं। क्यों मून के पास कोई भी मैग्नेटिज्म नहीं है? क्योंकि मून के कोर के अंदर कोई भी मोल्टन मेटल है नहीं। अगर मोल्टन मेटल है नहीं तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो करंट नहीं बनाएगा, तो मैग्नेटिज्म नहीं होगा उसके पास। उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया कि जो जुपिटर है, जुपिटर के पास जो मैग्नेटिज्म है वो अर्थ के कंपेयर में ज्यादा है। क्यों ऐसा? क्योंकि जुपिटर का जो रोटेशन होता है वो अर्थ के कंपेयर में ज्यादा होता है। अगर रोटेशन ज्यादा है तो जो मोल्टन मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका मोशन ज्यादा होगा। जितना ज्यादा मोशन उतना ज्यादा करंट, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिज्म, जिसके कारण जुपिटर के अंदर मैग्नेटिज्म अर्थ के कंपेयर में ज्यादा है। तीसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया वीनस का। वीनस के पास जो मैग्नेटिज्म है वो अर्थ के कंपेयर में कम है। क्यों कम है? क्योंकि हमें पता है कि वीनस का रोटेशन कैसा होता है, स्लो होता है। स्लो रोटेशन तो मोल्टन मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनका स्पीड कम, उनका स्पीड कम तो करंट कम, करंट कम तो मैग्नेटिज्म कम। यानी कि जुपिटर का मैग्नेटिज्म जो है अर्थ के कंपेयर में कम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने बातें प्रूव करी कि बार मैग्नेट है नहीं, इतनी हाई टेम्परेचर पे मैग्नेटिज्म चला जाएगा तो मोल्टन मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मोशन, अर्थ के मोशन के कारण घूमते रहते हैं, वो करंट बनाते हैं, और करंट क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जिसके कारण उनके जूते चिपकते थे, अर्थ के पास कुछ मैग्नेटिज्म है। अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का मतलब। मैग्नेटिक फील्ड यानी क्या? एज फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर कोई चीज को यहाँ पे रखेंगे, लोहे की चीज को यहाँ पे रखेंगे, तो क्या इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे रखा तो हाँ, लग जाएगा। यानी कि इतने एरिया में या फिर इतने रीजन में अगर हम कोई लोहे की चीज को रखते हैं तो क्या होगा? उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो इतना एरिया या फिर बोलो इतना रीजन जितने में मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, वो रीजन या वो एरिया को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो वही लाइन लिखी है कि द रीजन अप टू विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। यानी उतना एरिया, जितने एरिया तक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो पा रहा है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड बोल देंगे। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हम देख नहीं पाते, तो वही लाइन लिखी है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनविजिबल। और हमें मैग्नेटिक फील्ड का स्टडी करना है, तो किसी चीज का अगर हमें स्टडी करना है और वो दिख नहीं रहा तो हम कैसे कर पाएंगे? तो उसके लिए, स्टडी करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। तो वही लिखा है, उसके लिए हम क्या बनाएंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई तो हम मैग्नेटिक फील्ड को देख पाएंगे इनडायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड लाइन की हेल्प से, जिसके कारण हम मैग्नेटिक फील्ड का स्टडी कर पाएंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आखिर होता क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड तो हम देख नहीं पाते, उसे देखने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो गया हमारा? पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया। किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो समझने के लिए हम थोड़ा बहुत रिकैप करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर समझ में आता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके साथ कंपेयर करा देंगे तो आसानी से याद रह जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि प्लस क्यू चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा रेडियली आउटवर्ड जाती है, ये हमने पढ़ा था। उसी तरीके से माइनस क्यू चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली इनवर्ड आती है, तो रेडियली इनवर्ड आती है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। एक बार मैग्नेट ले लिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल। नॉर्थ पोल में से हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर जाती है और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाती है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा नॉर्थ पोल है वो बिहेव करेगा प्लस क्यू चार्ज के जैसा। क्यों? प्लस क्यू चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आती है और नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आती है।
ठीक है। और ये जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है वो हमारा बिहेव करेगा माइनस क्यू चार्ज के जैसे। क्यों? क्योंकि माइनस क्यू चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर आती है और साउथ पोल में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर आती है। यानी कि ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, ये हो गया हमारा साउथ पोल, जिसमें नॉर्थ पोल से बाहर निकला, नॉर्थ पोल से बाहर निकला, साउथ पोल पे अंदर गया। यानी कि हम एक लाइन याद रख लेंगे क्या, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो प्लस क्यू चार्ज रोल प्ले कर रहा है वैसा का वैसा ही रोल ये जो हमारा एन पोल है वो बिहेव करता है मैग्नेटिज्म में। यानी प्लस क्यू चार्ज बराबर नॉर्थ पोल हम याद रखने के लिए समझ लेंगे। ठीक है, प्लस क्यू में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है, नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है, सिंपल। अच्छा, दूसरी एक चीज देखी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम प्लस क्यू चार्ज को रखते हैं तो प्लस क्यू चार्ज पे कहां फोर्स लगता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन निकाल पाएगा, प्लस क्यू चार्ज में से क्या होता है, फील्ड लाइन बाहर निकलती। ठीक है, और यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज रखा तो ये प्लस क्यू दोनों रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, तो प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा हमेशा प्लस क्यू चार्ज पे। ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बना दे तो ऐसी फील्ड लाइन कौन बनाएगा, माइनस क्यू चार्ज। क्यों? माइनस क्यू चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, यानी कि यहाँ पे कोई माइनस क्यू चार्ज होगा और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। ऐसी फील्ड लाइन में अगर हम या फिर फील्ड में अगर हम प्लस क्यू चार्ज रखें तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। यानी कि यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करने वाला है। ठीक है, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात कर लेते हैं। ऐसी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कौन बनाएगा, तो हम बोलेंगे नॉर्थ पोल बनाएगा। क्यों नॉर्थ पोल बनाएगा? क्योंकि नॉर्थ पोल में से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और इसमें अगर हम एक नॉर्थ पोल रख दे, ऐसे तो मोनोपोल यानी कि सिंगल पोल हम बना नहीं सकते। मैग्नेट को कितना भी तोड़ दो, नॉर्थ और साउथ दोनों पोल आते हैं, लेकिन समझने के लिए अगर हमने एक नॉर्थ पोल ले लिया तो ये नॉर्थ पोल पे कहाँ फोर्स लगेगा, नॉर्थ पोल रिपल्सिव फोर्स लगेगा। यानी कि यहाँ पे भी नॉर्थ पोल कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता था, यहाँ पे नॉर्थ पोल फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी प्लस क्यू चार्ज बराबर नॉर्थ पोल। उसी तरीके से अगर हमने फील्ड लाइन ऐसी ले ली, ऐसी फील्ड लाइन कौन बनाता है, जहां पे फील्ड जाती है, कहाँ जाती है, फील्ड साउथ पोल पे जाती है। यानी यहाँ पे मान के चलते हैं कोई एक साउथ पोल है तो फील्ड लाइन ऐसी है, उसमें अगर हमने नॉर्थ पोल रख दिया तो साउथ और नॉर्थ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगेगा। यानी कि नॉर्थ पोल कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, ये नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। यानी कि नॉर्थ पोल हमेशा कौन सी डायरेक्शन में मूव करने वाला है, फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने वाला है। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या निकला, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मतलब क्या निकला, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो इमेजिनरी लाइंस होती है जो कि हम स्पेस में ड्रॉ कर सकते हैं, कहाँ पे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें अगर हम नॉर्थ पोल को रख दे तो नॉर्थ पोल मूव करना शुरू कर देगा, किसकी डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन में। अगर हमने नॉर्थ पोल को अलाउ किया मूव करने को, तब अगर नॉर्थ पोल को पकड़ के रखा तो मूव करने वाला नहीं है, लेकिन उसको अलाउ कर दिया तो वो फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो मूव नहीं करेगा, मैग्नेटिक फील्ड है तो वो हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे हम, इमेजिनरी फील्ड लाइन बोल देंगे कि imaginary field line which is drawn in space along which if n pole would move in the direction of magnetic field then if it is allowed to move, तो बोल देंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ लेते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, समझ में आ गया हमें कि पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है और स्पेस में हम बना सकते हैं, और उसमें अगर नॉर्थ पोल को रखते हैं और उसको अलाउ करते हैं मूव करने को तो वो फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, जिसे मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाए कैसे, तो उसके लिए दो स्टेप्स है। पहला स्टेप, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसका बनेगा, बार मैग्नेट का बनेगा या फिर कोई भी मैग्नेट का बनेगा। तो हमने एक बार मैग्नेट ले लिया। अब ये बार मैग्नेट में सबसे पहले तो हम क्या डिसाइड करेंगे, इसका नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, डिसाइड एन एंड एस पोल ऑफ अ बार मैग्नेट। तो कैसे डिसाइड करेंगे, तो सिंपली बार मैग्नेट को हम एक धागे से टांग देंगे, सस्पेंड कर देंगे, बाद में उसे छोड़ देंगे, तो ये जो हमारा बार मैग्नेट है वो धीरे धीरे मूव करना शुरू कर देगा और एक पोजीशन पे आके वो रेस्ट पे आ जाएगा।
ठीक है। अब बार मैग्नेट का वो वाला हिस्सा जो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ रेस्ट पे आ चुका है, वो हिस्से को हम नॉर्थ पोल बोल देंगे, और बार मैग्नेट का वो वाला पोल या वो वाला हिस्सा जो अर्थ के साउथ पोल पे रेस्ट पे आ गया है, उसे हम साउथ पोल बोल देंगे। बस इस तरीके से हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिसाइड कर देंगे। तो वही लाइन लिखी है, सस्पेंड द बार मैग्नेट विथ अ स्ट्रिंग, द पोल ऑफ द मैग्नेट विच बिकम्स स्टेशनरी टुवर्ड्स एन पोल ऑफ द अर्थ कॉल्ड एन पोल ऑफ द बार मैग्नेट एंड अनदर पोल इज कॉल्ड एज साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिसाइड कर दिया। अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या लिख लेंगे, ड्रॉ दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक मैग्नेटिक निडल की। ये रहा हमारा मैग्नेटिक निडल, कंपास भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक निडल की जरूरत पड़ेगी। मैग्नेटिक निडल ये भी एक मैग्नेट है, मैग्नेट यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एरो क्या बताता है, नॉर्थ पोल, एस क्या बताता है, साउथ पोल। तो हम ये मैग्नेटिक नीडल को ये जो बार मैग्नेट है उसके पास अलग अलग पोजीशंस पे रखेंगे, जिसके कारण ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट होता जाएगा, और हम हमेशा जो नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक नीडल का उसको मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद वो पॉइंट में से हम लाइन बना देंगे, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोल देंगे। जैसे कि मान के चलते हैं कि हमने सपोज करते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल रखा, ऐसे रखा, मैग्नेटिक नीडल ऐसे रखा, नॉर्थ पोल ऊपर साउथ पोल नीचे, तो बट ऑब्वियस मैग्नेटिक नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। तो नॉर्थ पोल मार्क कर दिया हमने यहाँ पे। अब मैग्नेटिक नीडल को इधर ऐसे रखा, तो क्या होगा, साउथ पोल इधर है तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, तो ऐसे होगा। नॉर्थ पोल को मार्क कर लिया, यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल ऐसे रखा, वापस से डिफ्लेक्ट हो गया, नॉर्थ साउथ एट्रैक्शन। तो ऐसे सारे नॉर्थ पोल को हम मार्क कर देंगे मैग्नेटिक नीडल को, और उसमें से पास होती हुई लाइन कुछ ऐसे बना देंगे, ठीक है, जो कि हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो वही लिखा है कि टेक अ मैग्नेटिक नीडल, प्लेस it at different points near to bar magnet and mark the north pole of magnetic needle to draw the magnetic field lines. So I hope ये बात भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो कैसे बनानी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये अब हम समझ चुके हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, कैसे बनाना है, सारी बात हमें पता लग चुकी है। तो अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, लोअर स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स अ क्लोज लूप। क्लोज लूप बनाती है। कैसे क्लोज लूप बनाती है, जैसे कि बार मैग्नेट ले लिया, हमेशा नॉर्थ पोल से निकली, साउथ पोल पे गई, मैग्नेट के बाहर की साइड की बात करें तो, और मैग्नेट के अंदर के साइड क्या होगा, नॉर्थ पोल से, साउथ पोल से नॉर्थ पोल पे आएगी, यानी एक क्लोज लूप बना देगी। तो वही बात लिखी है क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, कहां पे, आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड की बात करें तो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट, यानी एक क्लोज लूप बनाएगी। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाता। कैसे, जैसे कि यहाँ पे हमने प्लस क्यू चार्ज बना दिया, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज बना दिया, तो प्लस क्यू चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, माइनस क्यू चार्ज पे टर्मिनेट हो जाएगी। ये रेडियली आउटवर्ड होगा, ये रेडियली इनवर्ड होगा, क्लोज लूप बनने वाला नहीं है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज लूप बनेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं उसकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसर फील्ड लाइंस। डेंसर यानी जहां पे फील्ड लाइन पास पास में हो, उसे डेंसर फील्ड लाइन बोलते हैं। डेंसर फील्ड लाइन इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जहां पे भी फील्ड लाइन पास पास में हो या बहुत सारी हो, पास पास में हो, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। एज फॉर एग्जाम्पल ऐसी कुछ फील्ड लाइन हमने बना के रखी है। यहाँ पे पॉइंट ले लिया x, यहाँ पे पॉइंट ले लिया y, तो हम आसानी से बोल पाएंगे कि x पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो y से ज्यादा होगा। क्यों x पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने प्रॉपर्टी देखी कि ये रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है, पास पास में है, डेंसर है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। यहाँ पे पास पास नहीं है, दूर है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर है, डेंसर नहीं है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लेस होगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। स्ट्रेट यानी कि ऐसे स्ट्रेट मालूम है, पैरेलल यानी एक दूसरे के पैरेलल, एंड इक्वी डिस्टेंस यानी ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अगर स्ट्रेट, पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस ऐसी फील्ड लाइन अगर हमें दिख जाए तो ऐसी फील्ड लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी क्या, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू एक जैसा रहेगा। जैसे कि ये हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ली है जो कि स्ट्रेट है, इक्वी डिस्टेंस है, पैरेलल है। अगर पॉइंट
एक्स यहाँ लिया, वाई यहाँ लिया, जेड यहाँ लिया, तो क्या होगा, यहाँ पे तीनों पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैसा होगा, बराबर होगा, क्योंकि कहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसर है नहीं, सब जगह पे एक ही डिस्टेंस पे है, इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और कोई एक पॉइंट P पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ढूंढना है, B यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ढूंढना है, तो हम कैसे ढूंढेंगे, वो पॉइंट पे हम एक टेंजेंट बना देंगे, और टेंजेंट का डायरेक्शन क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो वही लाइन लिखी है, टेंजेंट at any point on magnetic field lines gives direction of magnetic field on that point। वो पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाते हैं तो वो पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक, नेक्स्ट है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, समझ लेते हैं। मान के चलते हैं कि एक येलो कलर की फील्ड लाइन है और एक ब्लू कलर की फील्ड लाइन है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ऐसे तो नहीं कर पाएगी, लेकिन कर रही है, मान लेते हैं कोई एक पॉइंट P पे कर रही है। अच्छा, अभी अभी हमने देखा कि पॉइंट P पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढेंगे, एक टेंजेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे एक टेंजेंट बना दिया B1 मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए हमने ऐसे टेंजेंट बना दिया ये B2 मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक ही पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें दिख रही है। क्या एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो सकती है, नहीं हो सकती, इसलिए हम बोल देंगे कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगी। तो वही लाइन लिखी है कि at point P two different directions of magnetic field is not possible, that's why two magnetic field lines will never intersect to each other। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि अगर पॉइंट P पे हमने कोई मैग्नेटिक नीडल रखा तो क्या ये मैग्नेटिक नीडल एक ही पॉइंट पे दो जगह पे डिफ्लेक्शन बताएगा, नहीं, दो जगह पे नहीं बता पाएगा। इसका मतलब क्या निकला कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगी। तो वही लिखा है, एट पॉइंट P मैग्नेटिक नीडल विल नॉट शो द टू डिफरेंट डायरेक्शंस, so that is why we can say magnetic field lines will never intersect to each other। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पोल स्ट्रेंथ, जिसे हमेशा स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखना, स्मॉल m यानी पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ यानी क्या, जैसे कि नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यानी कि ये वाला हिस्सा क्या हो गया, हमारा पोल हो गया, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, पोल हो गया। अब पोल पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है या पोल पे जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है, उसे हम क्या बोल देंगे, पोल स्ट्रेंथ बोल देंगे। ठीक है, तो वही बात लिखी है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पोल इज कॉल्ड एज पोल स्ट्रेंथ। जो भी स्ट्रेंथ होगा पोल पे मैग्नेटिक फील्ड का, जो भी इंटेंसिटी होगी पोल पे मैग्नेटिक फील्ड की, उसे हम पोल स्ट्रेंथ बोल देंगे। और एक दूसरी एक बात कि हमेशा पोल पे ही तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड की। क्यों, क्योंकि पोल पे क्या होगा, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी, ठीक है, और बाद में दूर होती जाएगी। यानी पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसर होगी, पास पास में होगी, यानी पोल पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, पोल पे पोल स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा। तो वही लाइन लिखी है यहाँ पे कि एट पोल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर, पास पास में होगी, डेंसर होगी, सो दैट पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, यानी कि पोल स्ट्रेंथ पे ही मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, पोल स्ट्रेंथ उसको बोलते हैं। दूसरी एक बात कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ, यानी जितनी ज्यादा फील्ड लाइन निकलेगी उतना ज्यादा पोल स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा फील्ड लाइन उतना पास पास में होगी फील्ड लाइन, उतना डेंसर होगा फील्ड लाइन। ठीक है, तो पोल स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। अच्छा, और नंबर ऑफ फील्ड, दूसरा नेक्स्ट है कि जितनी फील्ड लाइन नॉर्थ पोल्स में से निकली है उतनी ही फील्ड लाइन साउथ पोल पे एंटर करेगी। तो वही लिखा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस प्रोड्यूस टू नॉर्थ पोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन एंटरिंग टू एस पोल। तो इतनी बातें हमें पोल स्ट्रेंथ में याद रखनी है। अब आगे बढ़ लेते हैं कि ऑस्टेड ने क्या बोला था कि वायर में से करंट फ्लो करवाया हमने तो उसके आसपास क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना उसका डायरेक्शन हम कैसे ढूंढेंगे, तो सिंपल हम यूज करेंगे राइट हैंड रूल का। कैसे राइट हैंड रूल का यूज करेंगे, जो भी वायर है उसको हम राइट हैंड से पकड़ेंगे और थंब को हम करंट की डायरेक्शन में रखेंगे। जैसे कि ये वायर है, इसमें से करंट पास हो रहा है, तो थंब ऐसे रखा और फिंगर को कर्ल किया, तो ये जो हमारी फिंगर कर्ल हो रही है ये डायरेक्शन में वही डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर करंट नीचे जा रहा है तो हम ऐसे वायर को पकड़ेंगे, थंब कौन सी डायरेक्शन में रखेंगे, करंट की डायरेक्शन में, फिंगर ऐसे कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा।
मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, पढ़ चुके हैं हम पिछले चैप्टर में। अच्छा, मान के चलते हैं कि करंट अंदर जा रहा है, परपेंडिकुलर टू बोर्ड जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, थंब को अंदर रखेंगे, फिंगर को कर्ल करेंगे, तो ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। उसी तरीके से मान के चलते हैं करंट बाहर आ रहा है परपेंडिकुलर टू बोर्ड, तो हम करंट की डायरेक्शन में थंब को रखेंगे, बाहर आ रहा है, फिंगर को कर्ल करेंगे, तो ये डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो वायर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से पता लगा पाएंगे। अब अगर मान के चलते हैं कि वायर की जगह हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग लूप है, ऐसा कुछ सर्कुलर वायर है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या ये सर्कुलर लूप मैग्नेट बन जाएगा? हम बोलेंगे हाँ मैग्नेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड किसके पास होता है? मैग्नेट के पास होता है। यानी कि ये जो हमारा लूप है वो अब क्या बन चुका है? मैग्नेट। अब ये अगर मैग्नेट बन चुका है तो इसके पास क्या होना चाहिए? साउथ पोल और नॉर्थ पोल होना चाहिए। अब साउथ पोल और नॉर्थ पोल कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ढूंढेंगे। तो वायर को हम कैसे पकड़ेंगे? थंब की डायरेक्शन में करंट हो तो थंब की डायरेक्शन में करंट, ऐसे वायर को पकड़ा हमने, ऐसे पकड़ा, ऊपर ऐसे फिंगर कर्ल कर रहे हैं, यानी ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है और नीचे से बाहर निकल रही है। बात समझ में आ रही होगी शायद से। ऐसे पकड़ा, ऊपर से अंदर, नीचे से बाहर, ऊपर से अंदर, नीचे से बाहर, ऊपर से अंदर। ठीक है, अब ये जो हमारा बार मैग्नेट है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ अंदर जा रही है? साउथ पोल में जा रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऊपर से अंदर जा रही है, यानी ऊपर का पोर्शन क्या हो गया? साउथ पोल, और नीचे का क्या हो गया? नॉर्थ पोल। ठीक है, अगर ये चीज समझ में नहीं आई है कि कैसे साउथ पोल और नॉर्थ पोल डिसाइड करें, तो उसके लिए जो डायग्राम याद रख लेना। ठीक है, ये डायग्राम में ऐसा सर्कल बनाया है, करंट कैसी डायरेक्शन में फ्लो करवाया है हमने? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, और एस बनाया है, एस पोल। ये डायरेक्ट यहाँ पे हमने करंट कैसी डायरेक्शन में बनाया? एंटी क्लॉकवाइज में बनाया है। और कौन सा सिंबल बनाया है? एन पोल। इसका मतलब क्या निकला कि करंट अगर हमें क्लॉकवाइज में घूमता दिख जाए तो वो साइड उसकी साउथ पोल बन जाएगी, और करंट जहां हमें एंटी क्लॉकवाइज दिख जाए वो साइड उसकी नॉर्थ पोल बन जाएगी। एज फॉर एग्जांपल, ये जो रिंग है, ये रिंग ऐसे है, इसको अगर मैं नीचे से देखना चाहूं तो इसको मैं ऐसे कर दूंगा, ये रिंग अभी ऐसे है, ऐसे है, इसको मैं पकड़ के सीधा कर दूंगा, सीधा कर दूंगा, तो ये ऊपर का पार्ट नीचे, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, यानी ये जो पार्ट है ऊपर चला जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ये करंट कौन सा? नीचे से देख रहे हैं हम, नीचे से देख रहे हैं, नीचे से। ठीक है, तो इसको पकड़ के ऐसे कर दिया तो ये पार्ट ऊपर चला गया। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया हमारा? ये वाला डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो गया, यानी नीचे का हमारा नॉर्थ पोल बन गया। क्यों? जहां करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखे वो नॉर्थ पोल हो जाएगा। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एनालॉजी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने भी इक्वेशन जो हम पढ़ चुके हैं उसको कंपेयर कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड के सारे इक्वेशन चुटकी बजा के हम याद रख पाएंगे। कैसे? जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता था? अगर याद हो तो के क्यू बाई आर स्क्वायर के बराबर। अच्छा, जहां पे k क्या था? इलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, जिसका वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू था 9 × 10⁹। उसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी? मैग्नेटिज्म की, मैग्नेटिक फील्ड की, तो हमने एक क्या ले लिया? एन पोल ले लिया। यहाँ पे चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढा था, यहाँ पे एन पोल की वजह से ढूंढेंगे, एस पोल की वजह से ढूंढेंगे। पोल पे क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ, जिसको क्या बोलते हैं? स्मॉल m, अब भी हमने पढ़ा। तो एक पोल की वजह से, पोल स्ट्रेंथ की वजह से आर डिस्टेंस पे P पॉइंट है, वहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? यहाँ पे कितना था? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे Q की वजह से था, यहाँ पे M की वजह से है, पोल स्ट्रेंथ की वजह से है, तो हम बोल देंगे कि M बाई आर स्क्वायर। तो वही लिखा है कि M बाई आर स्क्वायर, जहां पे K क्या हो जाएगा? यहाँ पे K क्या था? इलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, यहाँ पे K मैग्नेटिक कांस्टेंट हो जाएगा, जिसका वैल्यू है म्यू नॉट बाई 4 पाई। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट बाई 4 पाई, जिसका वैल्यू होगा 10⁻⁷। ठीक है, तो ये एक एनालॉजी समझ में आ गई। दूसरा समझ लेते हैं, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करी थी। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी क्या? कि जब दो इक्वल यानी क्यू क्यू एंड ऑपोजिट चार्ज, -q + q, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज जब हम छोटे से डिस्टेंस पे सेपरेट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास कुछ डाइपोल मोमेंट होता था जो हमेशा +q चार्ज की तरफ होता था। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट का इक्वेशन क्या था? P = दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लेते थे मैग्नीट्यूड वाइज और मल्टीप्लाई कर देते थे डिस्टेंस के साथ, तो 2l l × l 2l।
ठीक है। उसी तरीके से हम पढ़ेंगे क्या, मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल यानी क्या, दो ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट किए गए हैं और इसके पास भी कुछ डाइपोल मोमेंट होगा जिसे हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोल देंगे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में था, प्लस क्यू चार्ज की डायरेक्शन में, और प्लस क्यू चार्ज कौन सा रोल प्ले करता है, नॉर्थ पोल का, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसकी डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अच्छा, और इसका इक्वेशन क्या था, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। यहाँ पे Q की जगह क्या आ चुका है, अब M आ चुका है, पोल स्ट्रेंथ M आ चुका है, यहाँ पे हम देख चुके हैं, तो Q की जगह M कर देंगे तो M इंटू 2L। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का दूसरा इक्वेशन है, याद रख लेना, I इंटू A। I हो गया करंट, A हो गया हमारा एरिया, I का यूनिट एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स एन पोल होती है, लेकिन अगर हमें कोई वायर देके रखा है, ऐसा करंट कैरिंग लूप देके रखा है, और अगर हमें उसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने देख लिया क्या, ऐसे करके थंब रखो, कर्ल करो, ऊपर अंदर गई यानी नॉर्थ पोल से अंदर जाएगी, नीचे साउथ पोल पे अंदर जाएगी, नीचे नॉर्थ पोल, और बाद में हम बोल देंगे टूवर्ड्स नॉर्थ पोल। तो ये मेथड थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम शॉर्टकट यूज करेंगे। कैसे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ढूंढने के लिए हम फिंगर जो है उसको करंट की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, यानी कि ऐसे कुछ लूप है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिंगर को ऐसे कर्ल करेंगे, ऐसे थंब जो डायरेक्शन बताएगा वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, सिंपल क्या करेंगे, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, फिंगर को ऐसे कर्ल किया, ऐसे कर्ल किया, थंब क्या बताया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। तो आसानी से हमने पता लगा दिया, नीचे का नॉर्थ पोल तो बट ऑब्वियस ऊपर का साउथ पोल, तो वही बात यहाँ पे लिखी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे बढ़ लेते हैं। शायद से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आगे बढ़ लेते हैं। अब नेक्स्ट एनालॉजी की बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे, सेंटर से एक्सिस पे r डिस्टेंस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। कितना था वो याद हो तो 2kp/r³ के बराबर था, जहां पे p क्या था, डाइपोल मोमेंट, किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। उसी तरीके से अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल की बात करें, ये रहा s और n, मैग्नेटिक डाइपोल की बात करें तो r डिस्टेंस पे अलोंग दी एक्सिस कितना होगा, इसका 2kp/r³ था, तो p क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पे p की जगह हम m रख देंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। उसी तरीके से हमने डाइपोल से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इक्वेटोरियल लाइन पे भी हमने फाइंड किया था, ये पॉइंट पे कितना था, इसका आधा था, kp/r³। बस उसी तरीके से यहाँ पे भी मैग्नेटिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे r डिस्टेंस पे इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होगा, इसका आधा यानी km/r³। उसी तरीके से हमने ये भी देखा था कि डाइपोल जो है हमारा इलेक्ट्रिक, उससे r डिस्टेंस दूर एक थीटा एंगल पे आर्बिटरी पॉइंट P है, वहां पे कितना होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, kp/r³ 1 + 3 cos² थीटा। उसी तरीके से यहाँ पे भी ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है उससे r डिस्टेंस दूर थीटा पॉइंट पे, आर्बिटरी पॉइंट पे कितना होगा, यह हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे p की जगह हम m कर देंगे, बाकी का एज इट इज लिख देंगे। दूसरा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रखते हैं थीटा एंगल पर, तब उस पे कितना टॉर्क लगता था। यहाँ पे क्या होगा, ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा QE जितना, यहाँ पे ये डायरेक्शन में QE जितना फोर्स लगेगा, Q + Q चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, और -Q ऑपोजिट में। तो कितना टॉर्क लगता था, डिराइव किया था P क्रॉस E के बराबर। ठीक, P क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, क्रॉस को रिमूव कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हैं तो साइन थीटा लगाना पड़ेगा, तो P साइन थीटा। उसी तरीके से अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी साउथ और नॉर्थ उसको रख दिया थीटा एंगल पे, तो क्या होगा, एन पोल हमेशा ये डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी यहाँ पे इसको मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और एस पोल को यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इस पे भी कुछ टॉर्क लगेगा। कितना टॉर्क लगेगा, यहाँ पे P था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसकी जगह ये आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो M क्रॉस B आ जाएगा। तो याद रख लेना ये टॉर्क मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे कितना लगता है, M क्रॉस B, जब उसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस का रिमूवेशन साइन थीटा, तो MB साइन थीटा। दूसरी एक हमने बात देखी थी, कौन सी, कि अगर ऐसे हमने इसको रखा है तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती थी, -P.E के बराबर,
ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करने पर क्या हो जाता था, कॉस थीटा आ जाता था। और हमने ये भी देखा था कि जितना हम इस पे वर्क करेंगे उतना पोटेंशियल एनर्जी इसमें चेंज होगा। यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, ऐसे घुमाया यानी कुछ वर्क किया तो और पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ, यानी एक्शनल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरीके से यहाँ पे भी जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रखा है तो उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितनी होगी, P की जगह हम क्या कर देंगे -m, यानी माइनस साइन तो कॉमन है, P की जगह m और E की जगह क्या कर देंगे B, यानी -mb cos थीटा, और एक्सटर्नल वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट एनालॉजी की बात करें तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ पढ़ा था। सिंपल सा लॉ था, क्या था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम बोल सकते हैं साइक्लिक इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस क्या था, E डॉट da था इक्वल्स टू 0 के बराबर, डिटेल में देखा था। यहाँ पे क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह गॉस लॉ में मैग्नेटिक फ्लक्स लगा देंगे, E की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे, बाकी का एज इट इज। तो ये वाला इक्वेशन याद रख लेना, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट da इज इक्वल्स टू 0। अब आगे बढ़ लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, यानी सोलेनॉइड जो है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो सबसे पहले तो सोलेनॉइड क्या है वो समझ लेते हैं। सोलेनॉइड यानी क्या कि हमने एक होलो सिलेंडर, एक सिलेंडर ले लिया, सिलेंडर पे हमने एक कंडक्टिंग वायर लिया, उसको ऐसे n नंबर ऑफ टर्न में वाउंड कर लिया और बाद में सिलेंडर निकाल दिया। तो कुछ ऐसा लगेगा, ये हमारा जो ऑरेंज लाइन का मैंने बनाया है ऐसा लगेगा, हाँ ऐसा लगेगा। यानी कि सोलेनॉइड क्या है, एक हॉलो सिलेंडर है, सिलेंडर हम के ऊपर हम ऐसे वायर को वाउंड कर रहे हैं n टर्न्स में, बाद में सिलेंडर निकाल रहे हैं, यानी कि ये क्या हो गया, हॉल हो गया, अंदर से खाली हो गया और वायरिंग से ऐसे, तो उसको हम सोलेनॉइड बोल देंगे। तो सोलेनॉइड क्या है, इट इज अ हॉलो सिलेंडर हैविंग वन वायर वाउंडेड एंड n टर्न्स, एन एक वायर को n टर्न्स में हमने वाउंड कर दिया तो उसको सोलेनॉइड बोल दिया। अब ये सोलेनॉइड बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, ऐसा ये बोलना चाहता है, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। ठीक है, कैसे, जैसे कि अगर हमने करंट पास किया तो करंट कैसे नीचे जाएगा, यहाँ पे ऐसे नीचे जाएगा, करंट आया तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बना तो ये मैग्नेट बनेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे हम ढूंढेंगे, वायर को हम पकड़ेंगे राइट हैंड से, थंब की डायरेक्शन में करंट रखेंगे, नीचे करंट है ऐसे रखा, ऐसे कर्ल किया, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, डायरेक्शन कैसा है, ऐसे है, नीचे रखा ऐसे कर्ल किया, डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है, अब बार मैग्नेट में फील्ड लाइन कहाँ से निकलती है, नॉर्थ पोल से निकलती है, यहाँ पे कहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, तो ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल, और आ कहाँ से रही है, साउथ पोल, यानी कि बार मैग्नेट, ये जो सोलेनॉइड है वो बार मैग्नेट बन चुका है। ठीक है, अब हमें तो टेक्निकली यहाँ पे प्रूव करना है, ये तो हमारा लोअर स्टैंडर्ड का था, कैसे प्रूव किया कि हमारा सोलेनॉइड है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, यानी कि ये पोर्शन नॉर्थ पोल, ये पोर्शन साउथ पोल है। हमें तो इक्वेशन की हेल्प से प्रूव करना है, कैसे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक सोलेनॉइड लेके रखा है, कितने लेंथ का है, L लेंथ का सोलेनॉइड, L यानी 2L लेंथ का सोलेनॉइड है सेंटर से। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारा सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ये प्रूव करना है, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि अगर ये बार मैग्नेट बन चुका है तो इसके अलोंग द एक्सिस r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, और ये पॉइंट P पे अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड 2km/r³ के बराबर आया तो हम बोल देंगे बार मैग्नेट कैसे भी, ये सोलेनॉइड कैसे बिहेव कर रहा है, ऐसा बार मैग्नेट। बात समझ में आ रही है, आई होप शायद से। हमने क्या देखा था अभी हमने देखा था कि कहाँ गया एनालॉजी, एनालॉजी में अभी हम पढ़े थे, ये रहा कि हमारा ये जो बार मैग्नेट है उसके एक्सिस पे r डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आता था, 2km/r³। यहाँ पे हमने सोलेनॉइड ले लिया है। अब अगर सोलेनॉइड जो है वो हमारा मैग्नेट बन चुका है तो उसके एक्सिस पे r डिस्टेंस पे भी इतना ही मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए, तभी तो बोल पाएंगे कि सोलेनॉइड हमारा बार मैग्नेट बन चुका है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि यहाँ से r डिस्टेंस पे इसका वैल्यू फाइंड करने वाले हैं हम, और वो किसके बराबर आना चाहिए, 2km/r³ के बराबर आना चाहिए, तभी जाके बोल देंगे सोलेनॉइड, यानी बहुत सारे वायर है, हॉलो सिलेंडर है, सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब क्या करें उसके लिए, कैसे प्रूव करें, तो इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने देखा था वन शॉट में, कौन सा, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का, एक रिंग की वजह से जिसका रेडियस r होता था, x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P था,
वो पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आता था म्यू आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 3/2। ये इक्वेशन हमने डिराइव किया था। क्या ये इक्वेशन हम यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे? तो हम बोलेंगे नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि तो एक रिंग की वजह से था, यहाँ पे तो n नंबर ऑफ रिंग्स है, बहुत सारी रिंग्स है। तो हम क्या करेंगे, हम ये इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एक एलिमेंटल रिंग ले लेंगे, छोटा सा dx डिस्टेंस का एक रिंग ले लेंगे। कहां से? सेंटर से x डिस्टेंस दूर आए और एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लिया, ठीक है। और ये छोटा सा पार्ट करीब करीब रिंग बन चुका है। तो ये छोटे से रिंग की वजह से, छोटे से पार्ट की वजह से हम क्या ढूंढ पाएंगे? छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड dB ढूंढ पाएंगे, ठीक है। यानी कि छोटे से रिंग की वजह से ये पॉइंट पे हम क्या ढूंढेंगे? छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड dB ढूंढेंगे, ठीक है। यानी ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस यहां से, ये डिस्टेंस कितना होगा? यहां से ये डिस्टेंस, ये पूरा कितना है हमारा? ये पूरा कितना है हमारा? r। ये r में से ये डिस्टेंस माइनस कर दो x, यानी हो जाएगा r माइनस x पे हम क्या ढूंढेंगे? छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड ढूंढ लेंगे, ठीक है। और ये छोटे से मैग्नेटिक फील्ड को फिर इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक? ये हमारा सेंटर से L, तो माइनस L से लेके प्लस L तक हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो टोटल सोलेनॉइड की वजह से हमें ये P पॉइंट पे इतना मैग्नेटिक फील्ड मिलना चाहिए, तब जाके बोलेंगे सोलेनॉइड कैसा बिहेव कर रहा है? बार मैग्नेट के तौर पे। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, अब ये इक्वेशन हम लगा पाएंगे क्योंकि अब ये करीब करीब रिंग बन चुका है। म्यू नॉट कांस्टेंट आई आर स्क्वायर, आर क्या था? ये रेडियस था, यहाँ पे रेडियस क्या है? ए, ये रेडियस है, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है? 2 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर की जगह क्या है? ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स यानी ये डिस्टेंस, रिंग से डिस्टेंस, हमारा रिंग ये है, रिंग से डिस्टेंस कितना है? आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर रेज टू 3/2। अब डायग्राम पे से हम पता लगाएंगे कि जो r का वैल्यू है, ये r का वैल्यू a से तो बहुत बड़ा है और x से भी बहुत बड़ा है। तो वही लिखा है कि r का वैल्यू a और x से बहुत बड़ा है। यानी कि अब हम क्या करेंगे? r के कंपेयर में a और x को निग्लेक्ट कर देंगे। यानी कि अब हम क्या करेंगे? ये a और ये x को हम निग्लेक्ट कर देंगे r के कंपेयर में। तो ऊपर लिख लिया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई निग्लेक्ट कर दिया r स्क्वायर रेज टू 3/2। अब क्वेश्चन आएगा कि एन आई क्यों लिखा? तो यहाँ पे एक कॉइल में से आई करंट फ्लो होता है, नंबर ऑफ कॉइल एन है, तो एन में से कितना फ्लो होगा? एन आई होगा, तो इसलिए हमने एन आई लिख लिया, ठीक है। आई होप बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें याद रखना है, कौन सा? कि स्मॉल एन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्मॉल एन यानी क्या? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी 1 मीटर लेंथ में कितने टर्न है? 1 मीटर लेंथ में कितने टर्न है? एन यानी नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो n इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई एल, किसके बराबर है हमारा? एल डी एक्स के बराबर है। इतना ही कंसिडर किया है हमने, तो कैपिटल एन किसके बराबर हो जाएगा? एन इंटू डी एक्स के बराबर। तो वही किया है, ये कैपिटल एन की जगह पे हमने क्या लिख लिया? एन इंटू डी एक्स, बाकी का एज इट इज। ये 2 से 2 मर जाएगा तो 2r क्यूब आ जाएगा, ठीक है। यानी अब हमें मिल चुका है छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, ये एलिमेंटल रिंग की वजह से, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि यहाँ भी dB 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 सारी जगह में होगा, माइनस एल से लेके एल तक सब इंटीग्रेट कर देंगे। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेंगे, माइनस एल टू एल, तो यहाँ पे सारे छोटे छोटे dB ऐड होके टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट, 2r क्यूब कॉन्स्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा? dx खाली बचा, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर 2r क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ dx का क्या होता है? इंटीग्रेशन x होता है माइनस एल टू एल। बस अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख लेंगे, यानी x की जगह प्लस एल माइनस लोअर लिमिट माइनस एल, यानी ये 2l हो जाएगा। तो यहाँ पे 2l कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, n और 2l मिलके क्या बन जाएगा? n बन जाएगा। कैसे n बन जाएगा? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं n तो एज इट इज, dx अब कितना हो चुका है हमारा? dx 2l के बराबर हो, पहले छोटे की बात करी थी, अब टोटल की बात कर रहे हैं। तो dx क्या हो गया? 2l के बराबर हो गया, यानी n इंटू 2l किसके बराबर हो गया? कैपिटल L के बराबर हो गया। n इंटू 2l किसके बराबर हो गया? कैपिटल N के बराबर हो गया। यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ ये पॉइंट पे मिल चुकी है। अब पूरे सोलेनॉइड की वजह से यहाँ पे क्या ये 2km/r³ के बराबर है? नहीं सर, लग तो नहीं रहा है। इसको एडजस्ट करते हैं, ये फील्ड को एडजस्ट करते हैं, ये इक्वेशन को एडजस्ट करते हैं। तो यही इक्वेशन मैंने वापस से यहाँ पे लिखा है, यही इक्वेशन, इसको एडजस्ट करते हैं। इसके लिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड विथ पाई करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई पाई हो गया, डिवाइड विथ पाई हो गया, ठीक है। क्या फर्क पड़ा? पाई ए स्क्वायर, हमने ऐसा सोलेनॉइड बनाया था, ये क्या था? ए था, तो ये क्या हो गया? पाई ए स्क्वायर, इसका एरिया बन चुका है। तो पाई ए स्क्वायर को क्या बोल देंगे हम? एरिया बोल देंगे,
ठीक है। अच्छा, दूसरी एक चीज हमने पढ़ी थी, m इज इक्वल टू आई इंटू ए था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का इक्वेशन। यहाँ पे n टर्न है तो NIA को हम क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यानी ये पूरा टर्म अब क्या बन चुका है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसको थोड़ा और एडजस्ट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 से करते हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 म्यू नॉट m डिवाइड बाई 2 टू द 4 पाई। अब इसको सेपरेट कर देंगे, 2 को सेपरेट कर दिया, यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई को सेपरेट कर दिया और बाकी एज इट इज लिख लिया। अभी हमने देखा था मैग्नेटिक कांस्टेंट का वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई, जिसको k बोलते थे, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2km बाई आर क्यूब। तो अब हमें मिल चुका है एग्जैक्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन किसका है, ये इक्वेशन है मैग्नेटिक फील्ड का। किसकी वजह से, मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से, यानी कि सोलेनॉइड मैग्नेटिक डाइपोल बन चुका है एक्सिस के अलोंग r डिस्टेंस पे। तो हमने बोल दिया कि हाँ भाई, अब जो हमारा ये जो सोलेनॉइड है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने वाला है। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। अब हम देखेंगे कि जब डाइपोल को, मैग्नेटिक डाइपोल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो क्या होगा। ठीक है, तो मान के चलते हैं एक डाइपोल को ऐसे रखा है, ऊपर नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। नॉर्थ पोल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, यानी नॉर्थ पोल पे ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, साउथ पोल पे ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिसके कारण ये जो डाइपोल है वो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ पे रुक जाएगा, नहीं, इसके पास कुछ इनर्शिया होगा, इनर्शिया के कारण ये नीचे जाएगा। ठीक है, वापस से ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल, वापस से साउथ पोल ये डायरेक्शन में जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। क्या यहाँ पे रुक जाएगा, नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि जहां से शुरू हुआ था वहां पे वापस पहुंच चुका है, यानी इसकी एक साइकिल खत्म हो चुकी है, यानी इसका एक ऑसिलेशन खत्म हो चुका है। यहां से शुरू किया था, ऐसे आया, नीचे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, एक ऑसिलेशन खत्म हो चुका है। तो इसका एक ऑसिलेशन खत्म होने में कितना टाइम लगता है, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। यानी कि ये यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ऐसे ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, यानी एक ऑसिलेशन खत्म करने में कितना टाइम लगेगा। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, ये ऑसिलेट क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ टॉर्क लग रहा है, कुछ एंगुलर फोर्स लग रहा है, और टॉर्क का इक्वेशन हम अभी अभी पढ़ चुके हैं, कौन सा था, m क्रॉस b, mb sin थीटा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे जो थीटा एंगल है, हम इसको ज्यादा से टिल्ट नहीं कर रहे हैं, बस स्लाइट डिफ्लेक्शन देके छोड़ रहे हैं, यानी कि थीटा कैसा हम ले रहे हैं, वेरी स्मॉल। और मैथ्स में हम पढ़ चुके हैं कि जब थीटा का वैल्यू बहुत कम होता है तो साइन थीटा को हम थीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन को हम लिख लेंगे क्या, ये इक्वेशन को लिखेंगे mb इंटू थीटा, इक्वेशन 1। क्लास 11th में हम क्या पढ़े थे, रोटेशनल मोशन में टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, जहां पे आई था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा था एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी कि दोनों टॉर्क के इक्वेशन है, यानी ये इक्वेशन इसके बराबर होगा, यानी ये आई अल्फा mb थीटा के बराबर होगा। क्यों, दोनों इक्वेशन किसके हैं, टॉर्क के हैं। ठीक है, यानी दोनों के लेफ्ट साइड सेम है तो दोनों के राइट साइड भी सेम होंगे, तो दोनों के राइट साइड को हम इक्वेट करा देते हैं। तो आई अल्फा इज इक्वल्स टू mb इंटू थीटा, यहां से हम लिख सकते हैं i बाई mb इज इक्वल टू थीटा बाई अल्फा, इक्वेशन 3 मान लिया हमने। ठीक है, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के चैप्टर में हमने ये देखा था कि किसी भी चीज का टाइम पीरियड जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हो उसका इक्वेशन क्या होता था, 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। अगर याद नहीं आया हो तो ये तो याद होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर स्क्वायर रूट ऑफ रूट l बाई जी। l हो गया हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट, g हो गया हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें पता है। अच्छा, यहाँ पे 2 पाई एज इट इज लिख लिया। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, हमारा थीटा एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो थीटा। एक्सेलरेशन कितना है, यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा बोल देंगे। अब ये थीटा बाय अल्फा का वैल्यू किसके बराबर है, आई बाई एम बी, यानी थीटा बाय अल्फा की जगह पे हम सीधा क्या रख देंगे, आई बाई एम बी। तो ये हो गया हमारा क्या, टाइम पीरियड का इक्वेशन। ठीक है, अब ये टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, 2 पाई पे तो डिपेंड करता नहीं, आई पे भी डिपेंड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि डाइपोल लेंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो फिक्स होगा। क्यों, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर होता है, mr दोनों फिक्स है। ठीक है, क्या ये m पे डिपेंड करेगा, नहीं, डाइपोल मोमेंट भी फिक्स होता है, तो ये डिपेंड करेगा टाइम पीरियड मैग्नेटिक फील्ड पे। यानी क्या कि अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया यानी कि हाई मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल को रखा तो उसका इस पे मैग्नेटिक फोर्स भी ज्यादा लगेगा, तो जल्दी जल्दी ये ऑसिलेट करेगा, यानी इसका टाइम पीरियड कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी बहुत ही कम टाइम में ये ऑसिलेट कर जाएगा। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड कम किया तो मैग्नेटिक फोर्स कम लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स कम लगा तो आराम से वो ऑसिलेट करेगा, यानी उसका टाइम पीरियड कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है,
यानी एक ऑसिलेशन करने में टाइम उसका बढ़ जाएगा। तो इतना टाइम पीरियड कितने मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, यानी कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा तब इतना टाइम पीरियड आएगा, वो ढूंढ लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आई बाय एम बी, बी को सब्जेक्ट बना देंगे, तो इतना मैग्नेटिक फील्ड हमें देना पड़ेगा, तब जाके इतना टाइम पीरियड हमें मिल जाएगा। सो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम डाइपोल को रखते हैं तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, इसके अंदर हमने डाइपोल को रख दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, ये हो गया हमारा साउथ पोल। ठीक है, अब ये एंगल पे हमने रखा है इसको, तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी यानी क्या, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी तो ज्यादा वर्क करेगा, कम पोटेंशियल एनर्जी होगी तो कम वर्क करेगा। यानी यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी है जिसके कारण ये ऐसे रोटेट हो गया, यानी कुछ वर्क कर गया। यहाँ पे ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ये डायरेक्शन में, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ये डायरेक्शन में, तो रेस्ट पे आ गया। ठीक है, तो जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी या फिर जितना पोजीशन हम चेंज करेंगे, जैसे कि ये पोजीशन पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी था, ठीक है, ऐसे हुआ तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी आया, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज करने पर क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने पर वर्क हो रहा है। अगर यहां से यहां आया तो वर्क भी ज्यादा होगा, यानी जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज उतना ज्यादा वर्क। ठीक है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। हमें तो क्या ढूंढना है, पोटेंशियल एनर्जी ढूंढना है या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ढूंढना है ये टॉपिक के अंदर। ठीक है, ये टॉपिक के अंदर तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा हम वर्क का इक्वेशन ढूंढ लेंगे कि कितना वर्क किया डाइपोल, उसके बराबर पोटेंशियल एनर्जी उसका चेंज हुआ, यदि उतना ही पोटेंशियल एनर्जी उसका है। ठीक है, तो पहले वर्क ढूंढ लेते हैं और उसको बोल देंगे पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो वर्क का एक फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं 11th में, कौन सा, वर्क एनर्जी और पावर में क्या, F इंटू एक्स। ये किसके लिए था, कांस्टेंट फोर्स के लिए था। क्या यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट है, नहीं, मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट है नहीं। क्यों, मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन क्या होता है, कि क्यू की एम बाय आर स्क्वायर, या फिर मैग्नेटिक फोर्स की बात करें हम तो वो डिस्टेंस के साथ वेरी करता है। सिंपल भाषा में कैसे, जैसे कि यहाँ पे हमने नॉर्थ पोल साउथ पोल बना दिया, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा तो ज्यादा फोर्स लगेगा, यहाँ पे रखा तो दूर फोर्स लगेगा या कम फोर्स लगेगा। यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कैसा है, वेरिएबल है। तो मैग्नेटिक फोर्स वेरिएबल है तो हम दूसरे इक्वेशन का यूज करेंगे। वेरिएबल फोर्स के लिए क्या होता था, वर्क डन, याद हो तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे फोर्स कौन सा लग रहा है, एंगुलर फोर्स, यानी कि यहाँ पे घूम क्यों रहा है, टॉर्क की वजह से, तो एफ की जगह टॉर्क रख लिया। dx यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, हमारे यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हमने dx की जगह लिख लिया d थीटा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब कितना टॉर्क लगता है वो अभी अभी देख चुके हैं हम, m क्रॉस b जितना, तो टॉर्क की जगह हमने क्या लिख लिया, m क्रॉस b। ठीक है, बाद में m क्रॉस b को क्या लिखा, mb sin थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया, m और b कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर, sin थीटा एज इट इज, sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, माइनस साइन बाहर निकाल दी। अब cos थीटा को रिमूव करना है तो डॉट प्रोडक्ट लगा देंगे, तो हम क्या बोल देंगे, m डॉट b। और ये जो वर्क का आंसर आया वो किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर या पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस mb cos थीटा को निकालो तो डॉट लगा लो, माइनस mb। ठीक है, डॉट mb, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, शायद से ले लिया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द वर्क डन ऑन डाइपोल when dipole is rotated from theta 1 angle to theta 2 angle। यानी कि डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, पहले थीटा एंगल पे था इनिशियली और बाद में थीटा 2 एंगल पे हमने कर दिया, फाइनल पोजीशन है। तो यहां से यहां तक रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा वो ढूंढना है हमें। तो कैसे ढूंढेंगे, अभी अभी हमने देखा कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या लिख पाएंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, माइनस mb cos थीटा, फाइनल में एंगल कितना है, थीटा 2 है तो माइनस cos थीटा 2, mb cos थीटा 2, और इनिशियली कितना है, थीटा 1 है तो माइनस mb cos थीटा 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये mb cos थीटा 1 पॉजिटिव आ जाएगा, इसके पीछे माइनस mb cos थीटा 2 आ जाएगा, mb कॉमन, तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रख लेना, न्यूमेरिकल के काम आ जाएगा। कैसे एक इक्वेशन काम आता है, तो जैसे कि कोई ने क्वेश्चन पूछ लिया कि फाइंड द वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल पोजीशन टू मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन। यानी कि एक डाइपोल है,
उसको डाइपोल को हमको कहां से कहां रोटेट करना है, स्टेबल से अनस्टेबल। स्टेबल पोजीशन यानी क्या, जब एंगल एम और बी के बीच का कैसा हो, एम ये डायरेक्शन में, बी भी ये डायरेक्शन में, तो स्टेबल पोजीशन बोल देंगे। उसको रोटेट करके कहां रोटेट करवाना है, अनस्टेबल पोजीशन पे। अनस्टेबल पोजीशन यानी एम का जो एंगल है बी के एंगल कितने, दोनों के बीच क्या एंगल होगा, 180 डिग्री। इसको स्टेबल बोलेंगे। क्यों स्टेबल बोलेंगे, क्योंकि ये केस में नॉर्थ पोल ये डायरेक्शन में जाना चाहेगा फील्ड की डायरेक्शन में, और साउथ पोल ये डायरेक्शन में जाएगा, तो स्टेबल है। ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा सा धक्का दूं तो क्या होगा, वापस से ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, स्टेबल पोजीशन में। लेकिन ये केस में अगर थोड़ा सा धक्का देंगे तो क्या होगा, नॉर्थ पोल को थोड़ा ऊपर किया तो ऐसे करके पलट के घूम जाएगा, यानी मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन में है। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे मैं बना दूं, एक कटोरी हमने ली, कटोरी में यहाँ पे हमने एक कंचा रख दिया। ठीक है, वो कंचे को थोड़ा सा मैंने ऐसे डिस्प्लेस किया तो वापस से वो यहाँ पे ही आ जाने वाला है स्टेबल पोजीशन पे। ये केस में क्या होगा, कटोरी को उल्टी कर दी है और यहाँ पे हमने कंचा रखा है, इसको थोड़ा सा अगर मैं धक्का देता हूं तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ नहीं पाएगा। शायद से बात समझ में आ गई होगी। और ढूंढना क्या है हमें ढूंढना है वर्क डन के, ऐसे यहां से यहां घुमाने में कितना वर्क लगता है। तो वर्क डन का अभी हमने फॉर्मूला देखा है एक एंगल से दूसरे एंगल का, तो वही फॉर्मूला हमने यहां पे लिख लिया। θ1 क्या होगा हमारा इनिशियल 0, θ2 क्या होगा 180 cos 0 1 cos 180 -1 प्लस, तो आगे आंसर हमारा वर्क डन का 2m × b के बराबर। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये सारा पार्ट जो था वो मैग्नेटिज्म का खत्म हो चुका है। अब मैटर का पार्ट देख लेते हैं कि जो मैटर है, जो सब्सटेंस है, जो मेटल्स है, उसके अंदर आखिर मैग्नेटिज्म आता कैसे है, वो मैग्नेट बनते कैसे हैं। तो वही लिखा है कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इन मैटर। मैटर के अंदर मैग्नेटिज्म आने के कारण कौन कौन से हैं। तो पहला कारण जो है वो समझ लेते हैं कि हमें पता है कि जो मैटर होते हैं वो हमेशा किससे बनते हैं, वो बनते हैं एटॉम से। ठीक है, और एटॉम किससे बनते हैं, एटॉम में क्या होता है, तो हम बोल देंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। यानी कि यहाँ पे एक एटॉम बना के रखा है, सेंटर पे न्यूक्लियस है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो वही लाइन लिखी है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में है तो वो करंट बनाता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, यानी करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे 3D व्यू में बनाया है कि ये हमारा हो गया करंट का डायरेक्शन और ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। यानी करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या निकला, करंट फ्लो कर रहा है यानी ये एक एटम मैग्नेट बन चुका है। यानी कि एटम के पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, एक एटम के पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे ढूंढते थे, हमने अभी देखा कि कर्ल करेंगे फिंगर को करंट की डायरेक्शन में, ये कर्ल किया फिंगर को करंट की डायरेक्शन में, थंब नीचे बता रहा है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नीचे होगा। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में होगा, हमेशा टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, यानी कि नीचे का पोर्शन नॉर्थ पोल और ऊपर का पोर्शन साउथ पोल है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। फर्स्ट कॉज किसकी वजह से हुआ, तो हम लिख लेंगे ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एटम बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, एटम के आसपास करंट बन रहा है, क्यों, इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण, और करंट बनने के कारण ये मैग्नेट बन गया, जिसके कारण इसके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के कारण ये एक एटम मैग्नेट बन चुका है। ऐसे बहुत सारे एटम होते हैं, बहुत सारे एटम के पास बहुत सारे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होते हैं ऐसे कुछ, और वो मैग्नेट बन जाते हैं। और m का इक्वेशन पढ़ चुके हैं, I × A। ये फर्स्ट कॉज। सेकंड कॉज क्या है, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बना वो बनने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा है, लिखा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कॉज ड्यू टू 3 थिंग्स। पहला तरीका कौन सा है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ऑर्बिटल मोशन हम पढ़े। दूसरा तरीका कौन सा है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल मोशन तो करता ही करता है, साथ साथ में अपनी एक्सिस पे भी तो स्पिन करता है, ऐसे करके तो घूमता है, तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन मोशन में, स्पिन मोशन की वजह से, उसकी वजह से भी तो डाइपोल मोमेंट बनेगा। ठीक है, तीसरा हम जानते हैं कि हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं, यानी यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मोशन में, यहाँ पे भी करंट बनेगा, यहाँ पे भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आने वाला है, तो वही लिखा है वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, बहुत कम होगा, तो बहुत कम करंट बनेगा, बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, उसी तरीके से स्पिन मोशन की वजह से भी बहुत ही कम करंट बनेगा, बहुत ही कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, यानी कि कोई एक मेटल अगर हमें 2 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड देती है, ठीक है, तो उसमें से मैक्सिमम जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कौन बनाएगा, एंगुलर मोशन जो कर रहा है इलेक्ट्रॉन वो बनाएगा, करंट बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। उसके कंपेयर में ये दो जो चीज है वो निग्लिजिबल मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। तो हम ये दो चीज को अवॉइड करके सारी कहानी करने वाले हैं। हम ऑर्बिटल मोशन को ही कंसिडर करेंगे, बाकी की 2 मोशन को अवॉइड कर देंगे। ठीक है,
तीसरा कॉज कौन सा है? ड्यू टू करंट कैरिंग लूप्स एम नेट नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कॉजेज द मैग्नेटिज्म इन मैटर। यानी क्या कि हमने एक सेंटर पे न्यूक्लियस बना दिया, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है, उसके बाहर दूसरा होगा, उसके बाहर तीसरा होगा, यानी बहुत सारे करंट की लूप बनेगी। बहुत सारे करंट की लूप बनेगी तो करंट की डायरेक्शन में कर्ल करके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कोई ऐसे भी बनेगा, कोई ऐसे भी बनेगा, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, कोई ऐसे करेगा, कोई ऑर्बिट में। ठीक है, तो एक का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऊपर, दूसरे का नीचे, तीसरे का ऊपर, छोटा बड़ा, ऐसे करके सारे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का क्या निकालेंगे? नेट निकालेंगे। अगर नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, जैसे कि 2 और 5, ठीक है, 2 और 5 तो कितना हुआ? 3, 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मैटर जिसके पास कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, जिसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, वो कैसे बिहेव करेगा? मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और जैसे कि मान लेते हैं कि एक सब्सटेंस है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, सपोज करके एक ऐसे घूम रहा है और उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरा घूम रहा है, तो एक का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 2 के बराबर ऊपर, दूसरे का 2 के बराबर नीचे, यानी एमनेट कैसा हो गया? 0 हो गया। तब वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने वाला नहीं है। सो आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ लेते हैं और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि नेक्स्ट जो कॉज है वो इसके रिलेटेड है और अच्छे समझ में आ जाएगा कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी समझते हो, जैसे कि हमारा हीलियम है, हीलियम का क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन 1s2 यानी एक ऊपर एक नीचे ऐसे बॉक्स में हम बनाते थे। तो इनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो दे डोंट हैव द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उनके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं है। क्यों? एक डाइपोल मोमेंट ऊपर, एक डाइपोल मोमेंट नीचे है, तो एम नेट कैसा हो गया? 0 हो गया। अगर एम नेट 0 हो गया तो वो लोग के पास कोई मैग्नेटिज्म है नहीं और वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे नहीं। और ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे सब्सटेंस को डायामैग्नेट बोलते हैं। तो डायामैग्नेट का मतलब शायद से समझ में आ गया होगा, ऐसे सब्सटेंस या ऐसे एलिमेंट जिनके पास क्या होते हैं? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जोड़ी होती है इलेक्ट्रॉन की, जिसके कारण एक ऊपर एक नीचे, तो मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0, तो मैग्नेटिज्म होता है नहीं और वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते यानी कि ऐसे कुछ डब्बा बनाया, इसमें ऐसे ही बनाया है खाली, यानी कि इसका एमनेट कैसा होगा? एमनेट कैसा होगा? एमनेट 0 के बराबर तो नहीं होगा। तो ऐसे एलिमेंट्स जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, हैव द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उनके पास कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, 0 होगा नहीं, सो दे विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, उनके पास कुछ मैग्नेटिज्म होगा और ऐसे एलिमेंट को हम बोल देंगे पैरामैग्नेट और फेरोमैग्नेट। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे लास्ट में। ठीक है, तो पैरामैग्नेट और फेरोमैग्नेट यानी क्या? ऐसे एलिमेंट जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो, जिसके कारण उसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट कॉज लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया है? एक मेटल का पीस लिया है और मान के चलते हैं हमने लिया है 1 mm क्यूब का टुकड़ा, बहुत ही छोटा सा टुकड़ा लिया है मेटल का। अब 1 mm क्यूब पीस का 1 mm क्यूब का अगर वॉल्यूम का हम टुकड़ा लेते हैं तो ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया कि 10⁻20 एटम होते हैं इसके अंदर। एक एटम क्या बनाता है? एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अभी हम पढ़ चुके। एक एटम क्या बनाता है? एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हमने एक mm क्यूब का टुकड़ा लिया है तो उसमें 10⁻20 मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होंगे, तो वही लिखा है हमने, 10⁻20 डाइपोल मोमेंट इज प्रेजेंट। यानी अब हम क्या बोलेंगे? एटम नहीं है, अब एटम अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बन चुका है हमारे लिए। तो एक मेटल के पीस में, एक mm क्यूब में इतने सारे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, यानी मेटल के अंदर एटम नहीं मान रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रैंडम डायरेक्शन में अरेंज है, रैंडम डायरेक्शन में, यानी एक यहाँ बना रहा है, एक यहाँ बना रहा है, कैंसल, एक यहाँ बना रहा है, एक यहाँ बना रहा है, कैंसल, एक 2 का यहाँ पे, 2 का यहाँ पे, कैंसल। यानी कि यहाँ पे नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसा है? 0 है। अगर नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 है तो उसके पास कोई मैग्नेटिज्म है नहीं। क्यों? क्योंकि रैंडमली बैठे हैं, एम नेट का वैल्यू 0 आ रहा है, एक इधर 0, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इसको हमें मैग्नेटाइज करना है, यानी इसको अगर मैग्नेट बनाना है तो क्या करेंगे हम? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये जो मेटल का पीस है उसको बाहर से हम एक फील्ड देंगे, मैग्नेटिक फील्ड देंगे। मैग्नेटिक फील्ड देने के कारण क्या होगा? इसके अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रैंडम डायरेक्शन में बैठे थे वो अब अलाइन हो जाएंगे, वो अब क्या हो जाएंगे? अलाइन हो जाएंगे। यानी अब एमनेट का वैल्यू 0 रहेगा नहीं, यहाँ पे एमनेट का वैल्यू अब 0 रहेगा नहीं। क्यों? अलाइन हो गए हैं अब, यहाँ पे 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये 3, कोई
अलाइन नहीं भी होंगे, लेकिन मेजोरिटी सब के सब अलाइन हो जाएंगे। यानी कि अब इसके पास मैग्नेटिज्म आ चुका है। तो मैग्नेटिज्म मेटल के पास कब आता है? जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अलाइन होते हैं। जितने ज्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अलाइन होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिज्म आएगा। अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को ज्यादा अलाइन करना है तो हम क्या कर सकते हैं? तो नंबर 1, हम एक्सटर्नल फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। पहले 2 टेस्ला दिया, कम अलाइन हुए, 15 टेस्ला दिया, ज्यादा अलाइन हो गए। दूसरा काम क्या कर सकते हैं? हम टेम्परेचर को घटा सकते हैं। अगर इसका टेम्परेचर घटा दिया तो वाइब्रेशन इलेक्ट्रॉन के कम हो गए, वाइब्रेशन इलेक्ट्रॉन के कम हो गए तो डाइपोल जो ऐसे ऐसे कर रहे थे मीन पोजीशन पे, वो अब स्ट्रेट हो जाएंगे, यानी कि नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। आई होप ये भी बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ लेते हैं। शायद से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म का डिस्कस कर लेते हैं, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर यानी क्या? तो उसके लिए हमने एक मेटल का पीस लिया। ये मेटल के, इसको हम क्या करेंगे? बाहर से एक्सटर्नल फील्ड लगाया, ठीक है, बाहर से एक्सटर्नल फील्ड लगाया तो अलाइन हुए, कुछ अलाइन हुए, कुछ अलाइन नहीं हुए। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M, कुछ अलाइन हुए, कुछ अलाइन नहीं हुए। इसमें मैग्नेटिज्म आ चुका है। क्यों? एक्सटर्नल फील्ड दिया है। M नेट 0 नहीं है इसका। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब हम क्या करेंगे? इसमें से एक यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे, रैंडमली कोई भी जगह से एक यूनिट वॉल्यूम निकाल देंगे, यूनिट वॉल्यूम निकाल देंगे, और वो यूनिट वॉल्यूम में हम काउंट करेंगे कि कितने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अलाइन हुए हैं। सपोज 15 मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अलाइन हुए हैं तो इसका मैग्नेटाइजेशन वेक्टर कितने का है? ये 15 अलाइन हुए तो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर I किसके बराबर है? 15 के बराबर है। यानी यूनिट वॉल्यूम में कितने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अलाइन हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होने जरूरी है। तो जितने ज्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यूनिट वॉल्यूम में अलाइन होंगे उसको उतना ही उसका मैग्नेटाइजेशन वेक्टर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। डेफिनेशन देख लेते हैं। इन अ यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अलाइन इन द डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। यानी यूनिट वॉल्यूम लिया, उसमें हमने काउंट कर लिए नंबर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितने अलाइन हुए हैं, उसको क्या बोल देंगे? इतने हमारे डाइपोल मोमेंट मैग्नेटाइज हो चुके हैं, इतने डाइपोल मोमेंट M इतने मैग्नेटाइज हो चुके हैं, उसको क्या बोल देंगे? मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। ठीक है, इसका इक्वेशन से भी हम समझ सकते हैं। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर I इज इक्वल्स टू क्या? यूनिट वॉल्यूम में कितने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अलाइन हुए हैं उसको मैग्नेटाइजेशन वेक्टर बोलेंगे। M का फॉर्मूला था I इंटू A, तो I इसमें एम्पियर में, एरिया मीटर स्क्वायर में, तो यहाँ पे नीचे मीटर रह जाएगा तो एम्पियर पर मीटर, ये मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का क्या हो गया? यूनिट हो गया। सो आई होप ये बात भी क्लियर हो चुकी होगी। अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ लेते हैं जिसे बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, जिसे H वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। अब ये क्या है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी? अभी अभी हमने क्या देखा था कि हमारे पास कोई मेटल का टुकड़ा है, उसके अंदर सारे जो डाइपोल मोमेंट है वो रैंडम डायरेक्शन में है, तो उसका M नेट 0 है। M नेट 0 है यानी उसके पास मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है नहीं। अगर उसको मैग्नेटाइज करना है, मैग्नेट बनाना है, तो हम क्या बोलते थे? उसको बाहर से हम एक्सटर्नल फील्ड देते थे। एक्सटर्नल फील्ड देने पर वो अलाइन हो जाते थे, यानी मैग्नेटाइजेशन वेक्टर आ जाता था उसमें। हाँ, अभी देखा हमने। तो ये जो हम एक्सटर्नल फील्ड दे रहे हैं इसको मैग्नेटाइज करने के लिए, ये एक्सटर्नल फील्ड को हम क्या बोल देंगे? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो वही चीज लिखी है, द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड टू अ मटेरियल, क्यों? टू मैग्नेटाइज इट, कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। जो एक्सटर्नल फील्ड, इन शॉर्ट जो एक्सटर्नल फील्ड दे रहे हैं मैग्नेटाइज करने के लिए, वो जो सब्सटेंस है उसको क्या बोल देंगे? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी एक चीज कि मान के चलते हैं हमने एक्सटर्नल फील्ड दी कितनी, अब H बोलेंगे हम एक्सटर्नल फील्ड को। ठीक है, H हमने कुछ दिया, सपोज करते हैं 10 टेस्ला का दिया। ठीक है, अच्छा, उसके कारण अलाइन हो गए डाइपोल, उसके कारण ये भी मैग्नेट बन चुका है। क्यों? I आ चुका है इसमें कुछ, ये मैग्नेट बन गया, यानी कि मान के चलते अंदर 5 टेस्ला का मैग्नेटिज्म आ गया है। अब ये 5 टेस्ला का मैग्नेटिज्म इसमें आया है और साथ में इसको 10 भी तो दे रहे हैं, यानी इसमें से 10 भी पास हो रहा है, 10 की वजह से ये 5 बना रहा है, 10 + 5 यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? 15 का हो गया। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? जो बाहर से हम दे रहे हैं 10 उस पे, और जो अंदर बन रहा है उस पे 5। बात समझ में आ गई? यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर के, दोनों को जोड़ना पड़ेगा हमें।
अच्छा, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो हमने म्यू नॉट रख दिया, म्यू नॉट एच प्लस आई, जहाँ पे म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अभी हमने देखा था मैग्नेटिक कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू कितना था, 10⁻⁷, तो म्यू नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। बात समझ में आ गई है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाला इक्वेशन, इसकी हेल्प से हम एयर या फिर वैक्यूम का मैग्नेटिक फील्ड पर देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अब यही इक्वेशन को हम म्यू नॉट नीचे डाल सकते हैं, म्यू नॉट नीचे डाल दिया, बचा क्या, एच प्लस आई, एच को सब्जेक्ट बनाया तो ये माइनस में इधर आ गया, तो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिल गया। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे आई जो है, ये आई जो है किसके प्रोपोर्शन में होगा, एच के प्रोपोर्शन में। आई यानी क्या कि अंदर कितने एच, अंदर कितने एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितने यूनिट वॉल्यूम में अलाइन हो रहे हैं, यानी आई किस पे डिपेंड करेगा, एच पे। जितना ज्यादा एच दिया उतना ज्यादा आई आएगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया, एक साइन दे दिया इसको वाई, वाई को बोलते हैं जीटा। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जीटा। जीटा क्या है, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी है, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे। मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी यानी क्या, कि कितनी आसानी से हम मैटर को मैग्नेटाइज कर सकते हैं, उसको मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी बोलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन से समझते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, हाँ, एक मेटल है हमारे पास जिसका मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी 2 के बराबर है, उसको हमने दिया एच एक्सटर्नल फील्ड 2, तो उसका मैग्नेटाइजिंग वेक्टर कितना हुआ, 4। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा एक मेटल का टुकड़ा है हमारे पास, अलग मटेरियल का, उसका मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी है, सपोज करते हैं 5 है, 5, उसको भी एक्सटर्नल फील्ड हमने 2 के बराबर दिया, तो मैग्नेटाइजेशन कितना हुआ उसका, 10 का, यानी कि जीटा का वैल्यू ज्यादा है वो मेटल का, यानी वो आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, शायद से बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे जगह है नहीं तो मैंने जीटा का डेफिनेशन नहीं लिखा है। जीटा यानी क्या, मैग्नेटिक ससेबिलिटी, और उसका डेफिनेशन क्या है, हाउ इजीली मेटल कैन बी मैग्नेटाइज। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया। तो हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन था बी नेट म्यू नॉट एच प्लस आई, ये इक्वेशन के अंदर हम आई का वैल्यू रख सकते हैं। आई का वैल्यू क्या रखा, जीटा इंटू एच, यहाँ पे से म्यू नॉट एज इट इज, एच कॉमन निकाल दिया, 1 प्लस जीटा मिल गया। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इससे हम समझेंगे क्या कि मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। इससे क्या समझेंगे हम, एयर और वैक्यूम, जिसको बी नॉट बोल देंगे, कितना होता है। ठीक है, तो पहले एयर और वैक्यूम का समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एयर और वैक्यूम के लिए ये वाला इक्वेशन हमने ले लिया, ये वाला इक्वेशन ले लिया। एयर और वैक्यूम की बात करेंगे तो एयर होगा या वैक्यूम होगा, वैक्यूम को हम एक्सटर्नल फील्ड तो दे पाएंगे, हाँ दे पाएंगे। क्या वैक्यूम के अंदर एटम होंगे, वैक्यूम के अंदर तो कुछ नहीं होगा। अगर एटम नहीं है तो अंदर की साइड क्या आई बनेगा, एम ही नहीं है तो आई कहां से बनेगा। तो वैक्यूम के लिए आई का वैल्यू कैसा होगा, 0 होगा। अगर आई का वैल्यू 0 है तो हमें म्यू नॉट इंटू एच मिल जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए हमें मिली, एयर के लिए या वैक्यूम के लिए, तो बी नॉट को क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द एयर और वैक्यूम। ठीक है, अब मटेरियल की बात कर लेते हैं। तो मटेरियल के लिए हमने कौन सा बोला था इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन हमने बोला था। ठीक है, तो यही इक्वेशन यहाँ पे लिखा है, बी नॉट इज इक्वल टू ये रहा, म्यू नॉट 1 प्लस वाई इंटू एच। अब मटेरियल के अंदर क्या आई का वैल्यू 0 होगा, नहीं, मटेरियल के अंदर तो एटम होंगे। एटम, एक एटम के पास एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, वो अलाइन होगा, आई बनाएगा, तो आई का वैल्यू तो 0 होगा नहीं। आई का वैल्यू 0 नहीं होगा तो एज इट इज इक्वेशन हम लिख लेंगे क्या, बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस वाई एच। यहाँ पे बी नेट की जगह एम क्यू कर दिया क्योंकि मटेरियल लिया है। ठीक है, तो मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा। और दूसरी एक बात, ये इंपॉर्टेंट चीज, म्यू नॉट 1 प्लस वाई, म्यू नॉट 1 प्लस वाई को हम म्यू एम बोल देंगे, तो इसकी जगह हमने क्या लिख लिया, म्यू एम। ये इक्वेशन याद रख लेना, बी एम इज इक्वल टू म्यू एम इंटू एच। म्यू एम क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मटेरियल की परमिएबिलिटी है। ठीक है, उसी तरीके से ये परमिएबिलिटी मटेरियल की याद रख लेना और परमिएबिलिटी वैक्यूम या एयर की याद रख लेना। ये दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इक्वेशन, ये तीसरा भी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस तो यहां तक ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक। अब हम देख लेते हैं इसके रिलेटेड टॉपिक, रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है, रेशियो होता है किसका किसका, परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल टू परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल और परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम म्यू नॉट देख चुके हैं हम। अच्छा, ये दोनों की वैल्यू ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, अभी अभी हमने इक्वेशन देखा था, बी एम इज इक्वल टू म्यू एम इंटू एच, याद होगा आपको।
ठीक है, बी एम इज इक्वल टू म्यू एम इंटू एच और बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, तो वही चीज लिखी है, बी एम इज इक्वल टू म्यू एम इंटू एच, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू एम इंटू एच। हमें म्यू एम की वैल्यू चाहिए तो म्यू एम को सब्जेक्ट बनाया, मिल गई वैल्यू। हमें यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू चाहिए, म्यू नॉट को सब्जेक्ट बनाया, मिल गई वैल्यू। इसको यहाँ पे रख दिया, ऊपर चला जाएगा, एच से एच कैंसिल, हमें रिलेटिव परमेबिलिटी का आंसर मिल जाएगा बी एम बाई बी नॉट। ठीक है, अब रिलेटिव परमेबिलिटी आखिर बताता क्या है वो देख लेते हैं। मान के चलते हैं कि रिलेटिव परमेबिलिटी हमें दिया है 3 के बराबर, तो यहाँ पे 3 रख दिया, बी एम बाई बी नॉट रख लिया, बी एम इज इक्वल टू 3 टाइम्स बी नॉट। यानी कि वैक्यूम से कितना गुना ज्यादा मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड होगा, वैक्यूम से कितना गुना ज्यादा, बाय विच फैक्टर, कितना गुना ज्यादा मटेरियल रखने पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। एज फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे हमने एयर रखा है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड दिया है, हमने कुछ मैग्नेटिक फील्ड दिया है, ठीक है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। अब हमने ये वैक्यूम के अंदर मटेरियल डाल दिया, एक मटेरियल डाल दिया, मटेरियल डाला तो आई अलाइंड हो गए, तो यहाँ पे और कुछ मैग्नेटिज्म आ गया, यानी कुछ मैग्नेटिज्म बढ़ गया। यानी मटेरियल रखने पर कितना गुना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाता है वैक्यूम के कंपेयर में, उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी वही लिखा है, रिलेटिव परमिएबिलिटी इंडिकेट्स दैट बाय व्हाट फैक्टर मैग्नेटिक फील्ड इन द मटेरियल इज मोर या इंक्रीज देन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द एयर और वैक्यूम। ठीक है, अच्छा, वापस से रिलेटिव परमिएबिलिटी का इक्वेशन लिख लिया हमने, दूसरा फॉर्मूला डिराइव करना है, इसलिए अभी हमने देखा था म्यू एम का फॉर्मूला क्या था, म्यू एम का फॉर्मूला म्यू नॉट 1 प्लस जीटा। यहाँ पे कहाँ पे देखा था, ये रहा बी एम का फॉर्मूला, म्यू एम इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस जीटा, वही लिखा है। ठीक है, तो ये रख दिया यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे रख दी, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया, रिलेटिव परमिएबिलिटी का दूसरा इक्वेशन हमें मिल गया 1 प्लस जीटा के बराबर। तो ये इक्वेशन रिलेटिव परमिएबिलिटी का इंपॉर्टेंट है, 1 प्लस जीटा याद रखना, क्योंकि इसके बेस पे अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। तो आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आखिरी टॉपिक देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल को हम क्लासिफाई करेंगे, किसके बेस पे क्लासिफाई करेंगे, जीटा के बेस पे। जीटा का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, अभी यहाँ पे लिख के रखा है जीटा का फॉर्मूला। जीटा का फॉर्मूला अगर याद हो तो कहाँ पे लिखा जाए, यहाँ पे हमने देखा था कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H था, याद हो तो हमने लिखा था I इज इक्वल टू जीटा इंटू H। ठीक है, ये फॉर्मूला देखा था, जीटा एंड म्यू आर का फॉर्मूला क्या देखा था, अभी हमने देखा 1 प्लस जीटा, ये म्यू आर का फॉर्मूला था। ठीक है, यहाँ पे म्यू आर 1 प्लस जीटा। ठीक है, तो ये दोनों के बेस पे, जीटा और म्यू आर के बेस पे हम क्लासिफाई करेंगे। तो इसके टोटल 3 क्लासिफिकेशन होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल के, डायामैग्नेट, पैरामैग्नेट और फेरोमैग्नेट। डायामैग्नेट यानी क्या, ऐसे मटेरियल या ऐसे एलिमेंट्स जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी क्या, जैसे कि हीलियम 1s2, एक ऊपर एक नीचे, तो एमनेट जीरो, तो उसके पास कोई मैग्नेटिज्म है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है नहीं, तो मैग्नेटिज्म है नहीं। तो ऐसे मटेरियल जिसके पास मैग्नेटिज्म है नहीं, उसको बोलते हैं डायामैग्नेट। अब इसको मैग्नेटाइज करना है, इसको मैग्नेट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल फील्ड देंगे। स्टार्टिंग में क्या होगा, आड़े टेढ़े होंगे, रैंडम में होंगे, तो एमनेट जीरो होगा। बाहर से एक्सटर्नल फील्ड दिया, एच दिया, तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होंगे उसमें से बहुत ही कम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो हमारा एक्सटर्नल फील्ड है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होंगे, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, देख सकते हो ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होंगे। यानी इसके पास अब एमनेट जीरो है नहीं, ये मैग्नेट बन चुका है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम अलाइन हुए हैं, यानी इजीली ये मैग्नेट में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, मैग्नेट नहीं बन रहे हैं। यानी जीटा का वैल्यू कैसा होगा, वेरी स्मॉल। जीटा क्या था, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी यानी क्या, कितना आसानी से मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज हो जाए। यहाँ पे तो बहुत कम आई बन रहे हैं, यानी जीटा कैसा होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, और जीटा होगा कैसा, प्लस होगा या माइनस होगा। तो मान के चलते हैं हमारा इक्वेशन कौन सा था, I इज इक्वल टू जीटा इंटू एच, मान के चलते हैं I ये डायरेक्शन में है, तो ये प्लस, तो H माइनस, यानी जीटा का वैल्यू अल्टीमेट कैसा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं, तो जीटा कैसा हो गया, नेगेटिव, और जीटा है कैसा, स्मॉल, नेगेटिव भी है, स्मॉल भी है, स्मॉल यानी 0.8 0.9 ले सकते हैं, और नेगेटिव यानी माइनस साइन लगा दिया। ठीक है, और इससे क्या मतलब निकलता है, कि जीटा जो है लेस देन जीरो है। क्यों लेस देन जीरो है, पहली बात तो जीरो से कम है और नेगेटिव है और वेरी स्मॉल है, तो लेस देन जीरो है।
अच्छा, अगर रिलेटिव परमिटिविटी बात करें तो 1 प्लस जीटा होता है रिलेटिव परमिटिविटी, यहाँ पे लिखा है 1 प्लस जीटा, 1 प्लस 0.8 कर लो, 0.9 कर लो, 0.2 होगा, यानी रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा कैसा होगा, 1 से तो बड़ा होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, 1 से बड़ा होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम पैरामैग्नेट की। पैरामैग्नेट जो होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इसके पास होते थे तो एमनेट 0 होता था, यहाँ पे नहीं होते तो एमनेट का कुछ वैल्यू होगा, तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, दे विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, अच्छा, अब इसको और मैग्नेटाइज करना है तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल फील्ड देंगे। एक्सटर्नल फील्ड दिया इसको तो क्या होगा, बहुत ही कम मात्रा में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होंगे वो अलाइन होंगे किसकी डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में, बहुत ही कम मात्रा में। यहाँ पे क्या होता था, बहुत ही कम मात्रा में ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होते थे एक्सटर्नल फील्ड के। यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही कम मात्रा में एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में, यदि ऑपोजिट डायरेक्शन में होते थे ये सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी कि यहाँ पे भी जीटा का वैल्यू तो कैसा है, स्मॉल है। ठीक है, यहाँ पे जीटा प्लस हो गया माइनस, बट ऑब्वियसली ये डायरेक्शन में हुआ, यानी आई ये डायरेक्शन में प्लस तो एच भी ये डायरेक्शन में प्लस, यानी जीटा का वैल्यू प्लस हो गया, लेकिन बहुत ही कम अलाइन हो रहे हैं एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में, तो वेरी स्मॉल होगा। वेरी स्मॉल है और प्लस है, वेरी स्मॉल यानी 0.8 0.9, प्लस में 1 2 3 4 5 नहीं ले सकते, क्यों, वेरी स्मॉल है इसलिए। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब क्या निकला कि पैरामैग्नेट के लिए जीटा का वैल्यू कैसा होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, मच ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, ग्रेटर देन 0, क्यों, जीटा वेरी स्मॉल है इसलिए। रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करें तो 1 प्लस 0.8 1.8 यानी 1 से बड़ा होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, 1 से बड़ा होगा, क्यों, जीटा छोटा है इसलिए। ठीक है, बात समझ में ये भी आ गई। आखिरी ले लेते हैं फेरोमैग्नेट। फेरोमैग्नेट के अंदर भी ये भी ऐसे ही एलिमेंट होते हैं जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो यहाँ पे लिखा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इनके पास भी नहीं होता, इनके पास भी नहीं होता। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। इसमें भी क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसमें भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो इसमें और इसमें फर्क क्या हुआ, तो फर्क ये हुआ कि अगर हम इसको और मैग्नेटाइज करेंगे यानी कि एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तो इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में आई हमें दिखेगा, यानी बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अलाइन हो जाएंगे, जबकि यहाँ पे बहुत ही कम होते थे। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में अलाइन होगा यानी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा, जबकि इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा नहीं क्योंकि कम अलाइन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आई का वैल्यू कैसा होगा, बहुत ज्यादा बन रहा है तो आई का वैल्यू वेरी लार्ज होगा, और आई का वैल्यू प्लस होगा या माइनस, तो आई इज इक्वल टू जीटा एच, आई ये डायरेक्शन में एच ये डायरेक्शन में, जीटा प्लस होगा और वेरी लार्ज होगा, जिसके कारण इसका वैल्यू कितना होगा, प्लस में होगा, वेरी लार्ज 5 6 7। ठीक है, यानी कि ये जो जीटा का वैल्यू है 0 से बहुत ज्यादा बड़ा होगा, जबकि ये था 0 से थोड़ा सा बड़ा था, ये बहुत ज्यादा बड़ा होगा, क्यों, सारे अलाइन हो रहे हैं मैक्सिमम। अगर रिलेटिव परमिटिविटी बात करें तो 1 प्लस जीटा यानी 1 प्लस 7 8, यानी रिलेटिव परमिटिविटी 1 से तो बहुत ज्यादा बड़ा होगा, जबकि यहाँ पे 1 से एक थोड़ा ही बड़ा था, क्यों, जीटा स्मॉल था, यहाँ पे जीटा ज्यादा है तो रिलेटिव परमिटिविटी 1 से बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, दूसरी एक बात कि यहाँ पे क्या होता था, डायामैग्नेट में एक्सटर्नल फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होते थे, यानी कि ये जो है वो एक्सटर्नल फील्ड के साथ रिपल्सिव नेचर में है, वही लिखा है डायामैग्नेट्स आर रिपल्सिव इन नेचर। क्यों, ये ऐसे किया और ऐसे इसने डाइपोल मोमेंट अलाइन किए, यानी अपोज करेगा एक दूसरे का, और ये क्या होंगे, अट्रैक्टिव इन नेचर होंगे, ये दोनों अट्रैक्टिव इन नेचर होंगे। क्यों अट्रैक्टिव इन नेचर होंगे, क्योंकि ऐसे लगाया और ऐसे ही फील्ड बनाया। ठीक है, तो अट्रैक्ट करेंगे, ये क्या करता था, ऐसे और ऐसे बनाया, तो रिपल्सिव इन नेचर, ये दोनों अट्रैक्टिव इन नेचर। ये थोड़ा सा वीक होगा अट्रैक्टिव इन नेचर, ये स्ट्रांग होगा अट्रैक्टिव इन नेचर। क्यों, क्योंकि इसमें कम ही अलाइन हो रहे हैं, इसमें डाइपोल बहुत ज्यादा अलाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये प्यारा सा चैप्टर होता है समाप्त। तो टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।